सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए। इसके बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के नियोजन के लिए चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका आ गई है। डॉक्यूमेंट अपलोड संबंधी दिशा निर्देश किस प्रकार से आपको कार्यवाही करनी है वो आज की वीडियो में पूरी क्लियर करेंगे। एक एक बिंदु को अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है और जो अभ्यर्थी वर्ग 2 वाले अभ्यर्थी हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देख लें। आपके भी बहुत सारे डाउट ऐसे होंगे जो यहाँ से क्लियर होने वाले हैं, तो आप लोग भी ध्यान से समझ लेना। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इनके मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिए हैं और टीआरसी की साइट से भी आप कर सकते हो। तो सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़ आप इसको ज्वाइन करिएगा। और अभी अभी हमने एक वर्ग 1 काउंसलिंग 2024 का एक ग्रुप बनाया हुआ है। लगभग 50 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। हाँ, 50 से भी ज़्यादा अभी कुछ समय पहले ही बनाया है। 50 से ज़्यादा वर्ग 1 के अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी इसमें जुड़ जाइए। तो बात करते हैं हम निर्देश क्या हैं, इसको हम हटा देते हैं। चलिए एक एक करके हम बात करेंगे निर्देशों पे। आप ना एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। ये निर्देशिका में पहला वाला जो पॉइंट है, इसमें कुछ बात ज़्यादा विशेष नहीं की गई है। चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड करने हैं। सत्यापन होगा। साला विकल्प चयन की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। तो आगे जो मेन बात है उन पे हम ज़्यादा गौर करेंगे। विषयवार एवं प्रवर्गवार रिक्तियों की बात करें, सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन अनुसार उपरोक्त प्रक्रिया में शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, निर्भरताएं मतलब क्वालिफिकेशन इत्यादि प्रावधान कर्मचारी चयन मंडल चयन परीक्षा के विज्ञापन के समय जारी नियम पुस्तिका अनुसार लागू होंगे। जो उस टाइम पे जो विज्ञापन आया था उसके नियम के अनुसार होंगे। नियम पुस्तिका भी आपको देखने को मिल जाएगी, टीआरसी पोर्टल पे अपलोडेड कर दी। जो अधिनियम है, नियम है, चलिए अपन तो नीचे से काम की बात करते हैं। सारी जो प्रक्रियाएं होंगी आपकी, जो अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि भी ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने से पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम नियम अब उनका अध्ययन कर लेना। विवरण एमपी ऑनलाइन पोर्टल के टीआरसी पर उपलब्ध रहेगा। सारे नियम आपको वहां मिल जाएंगे। अब प्रक्रिया की फ़ीस की भी बात कर लेते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस क्या लगेगी? एमपी ऑनलाइन को पोर्टल शुल्क 100 रुपये 7 दस्तावेज अपलोड सहित दे होगा। 7 डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो 100 रुपया लगेगा। लेकिन और भी कंडीशन है कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या के अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क पृथक से 5 रुपये प्रति दस्तावेज के मान से दे होगा। 5 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट। यह शुल्क नॉन रिफंडेबल रहेगा, वापस नहीं मिलना। अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया तकनीकी समस्या के लिए आप एमपी ऑनलाइन के कस्टमर केयर नंबर दिया है, ये वाला आपके काम आएगा, इसको ज़रूर नोट कर लें। 9:30 से शाम 7 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड और सत्यापन की प्रक्रिया क्या होगी? डॉक्यूमेंट अपलोड और वेरिफिकेशन की प्रोसेसिंग को जानते हैं। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी, अब देखिए इस पीडीएफ को ना आराम से समझने की कोशिश करना है, भागा दौड़ी में कुछ नहीं करना है। जब चीज़ें समझने वाली हों तो समझना चाहिए। अब मेन बात आपकी शुरू होती है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची में, मतलब कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी जो चयन सूची है मैं सम्मिलित अभ्यर्थियों को टीआरसी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर परिशिष्ट 1 अनुसार नीचे संलग्न मिलेगा। दस्तावेज निर्धारित समय अवधि में अपलोड करने होंगे। परिशिष्ट 1 अभी हम नीचे देखेंगे, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने होंगे, उसमें जानकारी है। अगला पॉइंट है, दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होंगे ना, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मतलब सुविधा कह लो, आपको ज़िला चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से ज़िले में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना चाहते हो। ज़रूरी नहीं कि आप जिस ज़िले के मूल निवासी हो वहीं पर करवाओ, आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कहीं पर भी करवा सकते हो। जैसे कि मैं मूल निवासी नरसिंहपुर का था और मैंने खुद रायसेन ज़िले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए थे, क्योंकि मैं फ़िलहाल वहाँ पर रह रहा था भोपाल में, मतलब भोपाल के पास ही रह रहा था, तो सुविधा हुई थी।
और जो अतिथि शिक्षक हैं, लेकिन उनके लिए कंडीशन है भाई, अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। जहां आपने एज अ गेस्ट फैकल्टी काम किया है वहीं आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, उसी जिले को चुनना। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर, आपने ज़्यादा जिलों में कार्य किया है तो उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। ठीक है। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के आवंटन का जो अंतिम अधिकार है वो आयुक्त लोक शिक्षण को होगा। सत्यापन का जिले मतलब वो डिसाइड करेंगे और जो टाइम टेबल वो ही मैनेज करेंगे। इसी चरण में बात आते हैं, हम एक चीज़ समझ गए ऊपर वाली, भाई आप जहाँ वेरीफाई करवाना चाहते हो उसको आप चूज करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। और सेकंड पॉइंट, गेस्ट फैकल्टी, जहाँ पर आपने अतिथि शिक्षक के तौर पे सेवाएं दी हैं केवल आप वहीं पे करवा सकते हो। इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड उपरांत साला विकल्प चयन भी करना होगा, यानी स्कूल चॉइस फिलिंग भी आपसे ही करवा ले रहे हैं अभी। चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई समस्त शालाओं का चयन करना अनिवार्य होगा। स्कूलों का आपकी को देखिए चॉइस फिलिंग तो करनी है, स्कूल चुनना है, आपकी जो प्रेफरेंस में पहले नंबर दूसरे नंबर पे जो लेना चाहते हो आपको वो करना है, लेकिन आपको समस्त शालाओं का चयन करना होगा पोर्टल पे जो दर्शाई जाएंगे। तदुपरांत चॉइस लॉक कर पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा। मतलब सारी शालाओं का चयन करना है, लेकिन प्रेफरेंस में जमाना है कि आपको क्या लग रहा है कि क्या पास में लेना है, क्या पास में लेना है। 50-60 स्कूल आप अपने बिल्कुल मन के चुनना, उसके बाद सबको टिक कर देना। अभी पोर्टल ओपन हो जाएगा तो वहाँ से और क्लियर अपन कर लेंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड, पहले प्रोफाइल पंजीयन करना है, दस्तावेज अपलोड एवं शाला विकल्प चयन कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा एवं इसके पश्चात इस संबंध में किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वे मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। यानी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर शाला चयन भी कर लेते हैं और आप शुल्क नहीं पे करते तो भाई आपकी नियुक्ति निरस्त मानिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, अब कितने क्या सेट बनाने हैं उस संबंध में वार्ता है। संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। जो 21 से आपका स्टार्ट होगा ना, आपको डेट मिलेगी, है ना, आपको डेट मिलेगी। ये सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो उनकी 100 प्रमाणित प्रतियों के 2 सेट, ध्यान रखना 2 सेट की बात कर रहे हैं, हालांकि मैं आपको सलाह ज़्यादा सेट की दूंगा, वो सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। कम से कम आपको 7 से 8 लगभग 7 से 8 सेट रेडी करके रखने हैं। पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस तक की बात कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सेट अभी फिलहाल आपको 2 सेट लाने होंगे। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे। इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन होगा। सत्यापन के समय क्या होगा, सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी, आपको पावती दे दी जाएगी। अभ्यर्थी सत्यापनकर्ता अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान हेतु अपना आईडी या आधार कार्ड इत्यादि के साथ उपस्थित होंगे। इसके बाद है निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अयोग्य माना जाएगा यदि आप टाइम पर नहीं पहुंचते। इसके पश्चात किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं होगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत किसी भी दस्तावेज में किसी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। अगला पॉइंट देखते हैं अपन, अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश हैं, भाई ध्यान देना, विशेष निर्देश हैं, स्पेशल गाइडलाइंस हैं। अंक सूची और उपाधि शैक्षणिक या व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए ही स्वीकार होंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा। सेकंड पॉइंट है, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2023 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम में
अतिथि शिक्षक की श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों का चयन अतिथि प्रवर्ग में गेस्ट फैकल्टी में किया गया है, सिर्फ उन्हीं को अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा, अन्य को नहीं होगा। यानी अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र 2023-24 तक के ही मान्य होंगे। अर्थात अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में जिन अभ्यर्थियों के 3 सत्र 200 दिवस का अध्यापन अनुभव 31 मार्च 2024 तक पूर्ण होगा, उन्हें ही अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। 3 सत्र एवं 200 दिवस का अध्यापन। अतिथि शिक्षक से संबंधित प्रमाण पत्र मान्य किया जाना है। अनुभव प्रमाण पत्र स्कूल शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी गए प्रमाण पत्र का GFMS पोर्टल पर देखा जा सकता है। आदिम जनजाति कल्याण विभाग की बात करें तो जिला संयोजक या सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा जारी किया है। गेस्ट फैकल्टी के लिए था। अगला पॉइंट भी गेस्ट फैकल्टी के लिए है। यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में उपाधि अर्जित की गई है तो इस संबंध में निम्न अनुसार कार्रवाई संपादित की जाएगी। यदि आपने अतिथि शिक्षक के तौर पे आप कार्य कर रहे थे और उसी सत्र में आपने क्या कर लिया, नियमित छात्र के तौर पे आपने कोई रेगुलर डिग्री करी है, ये मान लीजिए, तो जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, उसी मुख्यालय से लेकिन भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में रेगुलर स्टूडेंट के रूप में यदि आपने उपाधि प्राप्त किया तो इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है तो अतिथि शिक्षक की अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। उतने टाइम को वो विलोपित कर देंगे, ये मानिए। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। इन्हीं के लिए नेक्स्ट पॉइंट भी, यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से दूसरे स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का कार्य अनुभव है तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, उसकी अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। अब दूसरी जगह से ही आपने करा हुआ है तो उस चीज़ के लिए बोला गया है, ये है ना, अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है। उच्च माध्यमिक 2023 के नियम पुस्तिका की कंडिका 10.5 में लेख है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु यह शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के ये अंतिम वर्ष में, वर्ग 2 वाले भी ध्यान दे लेना भाई, पात्रता परीक्षा के टाइम की बात कर रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु यह शर्त निर्धारित की गई थी। मतलब ये नियम को कहाँ तक टच कर रहे हैं, भले आप पात्रता क्वालिफाइड हैं, चयन क्वालिफाइड हैं, बट ये बहुत पीछे जा रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु निर्धारित शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता के अंतिम वर्ष में हैं, पात्रता परीक्षा आवेदन अंतिम दिनांक 27 से 23 वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे। अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। जो लास्ट ईयर वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनको तब तक डॉक्यूमेंट पूरे मिल जाने चाहिए, रेडी हों जब मांगे जाएं तब तक। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अर्थात अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे, एक सेकेंड, जो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे, समझना, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, जो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे और त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होकर पात्रता परीक्षा अर्जित कर ली है, तो ऐसे अभ्यर्थी को गलत जानकारी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। यानी कि यदि आप फर्स्ट ईयर में थे या उस चीज़ को में आप एडमिशन लेने वाले थे, लिया ही था आपने, ठीक है, तो लास्ट ये ध्यान देना भाई, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आ गई, या अंतिम वर्ष में नहीं थे और आपने पात्रता परीक्षा पास कर ली तो अभ्यर्थिता पे आपकी अमान्य कर दी जाएगी। अगला पॉइंट है, ऐसे अभ्यर्थी जो
22-23 में स्नातकोत्तर या बीएड के अंतिम वर्ष में थे, परीक्षा परिणाम की प्रत्याशा में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उनकी शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम दिनांक को पूर्ण होने, मतलब दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम दिनांक को आप हो जाना चाहिए। अंतिम वर्ष में आप उस टाइम पे थे, आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट नहीं आया था या जो भी है, तो जो दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम दिनांक आपकी जो रहेगी अभी, तब तक पूरा हो जाना चाहिए। अर्थात पात्रता परीक्षा की नियम पुस्तिका का बिंदु क्रमांक 7 में दिए गए स्पष्टीकरण एवं चयन परीक्षा की नियम पुस्तिका की कंडिका में स्नातकोत्तर या बीएड प्रथम वर्ष में एवं 23-24 में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी। चयन दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है, आप ध्यान से पढ़िएगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों पे भाई अब विशेष गौर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 3 में आपने देखा होगा कितना बड़ा घोटाला हुआ था, बहुत गौर करेंगे। चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसी दिव्यांगता की श्रेणी का प्रमाण पत्र देना होगा जिस दिव्यांग श्रेणी में अभ्यर्थी का चयन हुआ है, वही आपको प्रस्तुत करना है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उसी श्रेणी में 40% स्थायी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। दिव्यांग श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की दिव्यांगता परीक्षण उपरांत ही पात्रता अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करे जाएंगे। मतलब दिव्यांग श्रेणी में जो चयनित अभ्यर्थियों की दिव्यांगता परीक्षण उपरांत ही उसको टेस्टिंग करा जाएगा, उसके बाद ही आपके नियुक्ति आदेश जारी होंगे। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा मतलब फर्जी तरीके में अब दिव्यांग को नियुक्ति नहीं मिलेगी, जैसे कि वर्ग 3 में मिल गई थी। अब बहुत सतर्क हो गई है टीम। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन करने की जो अधिकारिता विभाग को नहीं है। अंतिम रूप से पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। अंतिम रूप से क्वालिफाई को जो होल्ड हो जाएंगे उनके लिए बात कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियां दी हैं आपको भाई। गणित विषय को छोड़कर, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सारी चीज़ें सब पे अप्लाई होंगी सब विषयों पे, लेकिन गणित विषय को छोड़कर शेष विषयों के अभ्यर्थियों को करना है ये। पहला पॉइंट है अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना है, दस्तावेज अपलोड करना है, साला विकल्प चयन भी करना है। ये आपको 14 जून से 18 जून के बीच में ये कार्रवाई कर लेना है। हालांकि इसमें थोड़ा सा संशोधन हो जाएगा, थोड़ी डेट बढ़ सकती है, लेकिन आपको समय रहते कर लेना है। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का जिला स्तर पर सत्यापन कराना है आपको। कब से कब होगा? 21 से 23 होगा। इसके लिए आपको एक स्लॉट मिलेगा, टाइम टेबल मिल जाएगा। पहले तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें 14 से 18 वाली पे। अब नोट है गणित वालन के लिए स्पेशल तौर पे, गणित विषय के लिए समय सारणी पृथक से जारी होगी, यानी पूरी प्रक्रिया गणित वालों के लिए अलग से होगी। उनका कुछ रिजल्ट वाला सिस्टम चल रहा था। विशेष है उपरोक्त तिथियां अनुमानित हैं, मतलब फिक्स नहीं है, अनुमानित हैं। किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेंगी, यानी थोड़ी बहुत डेट आगे पीछे हो सकती, बढ़ सकती। उपरोक्त तिथियों के अनुसार विवरण का प्रकाशन एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर मिल जाएगा। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे ना उसके संबंध में पृथक से आपको स्थान मिलेगा, दिनांक मिलेगी, समय की सूचना पंजीकृत मोबाइल दूरभाष क्रमांक पर SMS या ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं का स्टेटस भी ऑनलाइन पर चेक कर सकेंगे। ठीक, ये चीज़ थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं आप उसको भी देख लेते हैं, हालांकि इस पर हम सेपरेट भी बात करेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची कौन कौन से अपलोड किए जाएंगे। पात्रता परीक्षा की अंक सूची लगेगी आपकी। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना रहेगा। स्नातक उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर की करनी पड़ेंगी, यदि वर्षों में है तो सभी वर्षों की करनी पड़ेंगी। स्नातकोत्तर यानी PG की अंक सूची सभी सेमेस्टर की या सभी वर्षों की करनी होंगी, जिसमें भी हो आपकी सेमेस्टर में हो, सेमेस्टर में ईयर वाइज हो तो ईयर वाइज, इसलिए ऐसा स्लैश लगाया है। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, जैसे SC ST OBC और EWS जो भी लागू हो, संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो, ये आपको करना रहेगा। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपका लगेगा, जो मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए लगेगा। अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित जो प्रमाण पत्र लगेगा लागू होने की दशा में, यानी आप अतिथि हैं तो।
स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र या भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र। डिजिटल की बात कर रहे हैं भाई, ध्यान देना, जहाँ डिजिटल लिखा है उनके डिजिटल ही होने चाहिए। बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर वर्षों की। आयु छूट संबंधी यदि प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा लागू हो तो ही करना है, यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन, ये ध्यान दे लेना भाई, ये इसको आप ध्यान दे लेना। पिछली बार नहीं बोला गया था, जो वर्ग 2-3 की प्रक्रिया हुई थी, यहाँ बोल दिया है मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन, ठीक है, इस पे विशेष गौर करना आप। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र लगेगा आपका, यदि सरनेम में चेंज हुआ, जैसे मैरिड शादी हो जाती है तो उसके बाद सरनेम चेंज होता है ना, या शपथ पत्र नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति लागू होगी। एफिडेविट की बात कर रहे हैं, ये चीज़ हो गई है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के समय जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे होंगे के समय निम्नानुसार प्रपत्र के साथ दस्तावेजों की स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ 2 सेट फाइल तैयार कर साथ लाएं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाएंगे तब की बात है। निर्धारित स्थल पर सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों से प्रमाणीकरण किया जाएगा, अतः समस्त मूल दस्तावेज साथ लाएं। आपको 2 सेट फाइल तैयार करना है, तो स्वप्रमाणित करना है डॉक्यूमेंट को, आपको सेल्फ अटेस्ट स्वप्रमाणित करके आपका अपना साइन कर लेना, जो भी आपका साइन है। ये चीज़ अपनी हो गई है। तो ये एक प्रमाण पत्र है। उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत चयन सूची के अभ्यर्थियों का दस्तावेज, ये नाम वगैरह इसमें आएगा, टेट की अंक सूची, चयन सूची की अंक सूची, ठीक। और इसके बाद हम आते हैं अभ्यर्थी के सिग्नेचर, इसको प्रिंट कर लेंगे आप जब करेंगे। अब ये कुछ नियम दिए, प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम पृथक से वीडियो में भी जानेंगे, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र कब तक मान्य होगा, ये दिया हुआ है। क्या चयन प्रवर्ग दिव्यांगता श्रेणी भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग में परिवर्तन हो सकता है? जी नहीं, इनमें चेंज नहीं कर सकते। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिता विभाग को नहीं है, ध्यान देना। अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है, अनुभव क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश की शासकीय शाला में न्यूनतम 200 दिवस तथा 3 शैक्षणिक सत्र में कार्य किया होना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग से जारी डिजिटल प्रमाण पत्र ही मान्य होगा आपका, ध्यान देना, डिजिटल की बात कर दी। जनजाति कार्य विभाग के आयुक्त सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अगला प्रश्न है, अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या पत्र उपाधि नियम के रूप में की जाती है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा? इसके संबंध में है। अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है, फिर क्या होगा? मुख्य चयन सूची में अभ्यर्थिता अमान्य होगी। जो मुख्य चयन सूची है उसमें अभ्यर्थिता अमान्य होगी। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर अतिथि प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी। मतलब आपका यदि नाम आता है तो आपका पृथक से ही होगा मेरिट सूची से। क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा? जी नहीं, मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा डिजिटल नवीनतम ही मान्य होगा। संभावित प्रश्न में अगला प्रश्न है, जाति प्रमाण पत्र किसके नाम के साथ मान्य होगा? अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही मान्य होगा, ठीक है, पिता के नाम से। विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र उसके पति के नाम के साथ बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। PVSB में पात्रता परीक्षा में EWS पर टिक किया है, देखिए EWS पर टिक किया है किंतु मैं EWS में नहीं आता हूँ, क्या करूँ? मुख्य चयन सूची में EWS प्रवर्ग में कैटेगरी में अभ्यर्थिता अब आपकी अमान्य हो जाएगी, लेकिन प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की अनारक्षित प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्रवाई प्रतीक्षा सूची से होगी। मैं PVSB की पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश SC पर टिक किया था, जबकि मैं ST से आता हूँ, क्या मुझे ST में नियुक्ति मिलेगी? मुख्य चयन सूची में आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थिता मान्य होगी, लेकिन प्रतीक्षा सूची से ये आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने त्रुटिवश भूतपूर्व सैनिक पर टिक किया है, आप इसको देख लो। दिव्यांगता के लिए त्रुटिवश गलत अंकित हुआ है, दिव्यांगता का प्रकार संशोधित किया जा सकता है क्या? मेरे पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अस्थायी है, क्या वह मान्य होगा? एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना मान्य है अथवा नहीं? 2 नियमित उपाधि होने पर अभ्यर्थिता अमान्य होगी, ध्यान दीजिएगा। एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना मान्य है अथवा नहीं? 2 नियमित उपाधि होने पर अभ्यर्थिता अमान्य होगी। और साथ ही एक नियमित
एक नियमित एवं एक स्वाध्यायी उपाधि होने पर अभ्यर्थिता मान्य होगी। ये दूसरी कंडीशन भी ध्यान दो। केंद्रीय सेवाओं हेतु जारी या केंद्र द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र क्या मान्य है? मान्य नहीं होगा, राज्य का ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उपनाम में परिवर्तन, उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र एफिडेविट लिया जाएगा। तो ये सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो गए। अभी भी कोई सा भी आपका डाउट बन रहा है, वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, लेकिन हम पृथक से भी वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट कीजिएगा। और टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ये वर्ग 1 काउंसलिंग 2024 वाला भी, और ये सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़, यहाँ पर भी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं। आप दोनों को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कोई सा भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।